हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। इसमें पहली रिएक्शन है क्लीवेज ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स। ईथर्स में जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, उसके कारण जो रिएक्शन होगी वो हमें पढ़नी है। ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ईथर सबसे लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईथर में ROR, ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसको ब्रेक करने के लिए एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए होती हैं, ड्रेस्टिक कंडीशन चाहिए होती हैं। नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इसके कारण जो ईथर्स होते हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। द क्लीवेज ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स टेक प्लेस अंडर ड्रेस्टिक कंडीशन विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड अगर ईथर में ब्रेक करना है, क्लीवेज करना है उसका, तो इसके लिए ड्रेस्टिक कंडीशन चाहिए होती हैं, टेम्परेचर भी हाई चाहिए होता है। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन हैलाइड है, जो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो वो हाइड्रोजन हैलाइड भी एक्सेस में चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। द रिएक्शन ऑफ डाई एल्काइल ईथर गिव्स टू एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स। अगर हम डाई एल्काइल ईथर की रिएक्शन एक्सेस हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो उससे हमें 2 एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये रिएक्शन भी दी गई है। ROR ये ईथर है, इसकी रिएक्शन हमने कराई हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, और ये हाइड्रोजन हैलाइड हम एक्सेस में लेते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हमारा एल्काइल हैलाइड बनता है और एल्कोहल बनता है। उसके बाद ये रिएक्शन जो हमारा एल्कोहल बना, उसकी रिएक्शन फिर से होगी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड हमने एक्सेस में लिया है, तो एल्कोहल जो यहाँ पर बनता है उसकी रिएक्शन फिर से हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होती है। फिर से हमारा एक और मॉलिक्यूल बनता है एल्काइल हैलाइड का, और वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, मैंने लिया ROR डाई एल्काइल ईथर, इसकी रिएक्शन मैंने कराई हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। मैं इस तरीके से इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये मैंने नीचे लिख लिया। तो होगा क्या, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहाँ से ईथर में बॉन्ड ब्रेक होगा, साथ ही साथ हैलाइड और हाइड्रोजन का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये R इस X के साथ एल्काइल हैलाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये ROH हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर हमारा एल्कोहल बन जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। अब जो ये एल्कोहल बना, इसकी रिएक्शन फिर से हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होगी। ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगी। वो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड हमने एक्सेस में लिया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया है। तो फिर से वही होगा, जो हमारा एल्कोहल बना ROH, इसकी रिएक्शन फिर से हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होगी। ये मैं उल्टा लिख रहा हूँ, XH। फिर से वही होगा, इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, X और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। ये R X के साथ मिलकर एल्काइल हैलाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये H और O ये वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं, एक एल्काइल हैलाइड पहले बना था, फिर ये दूसरा बन रहा है, तो यहाँ पर 2 एल्काइल हैलाइड बन रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, जब हम ईथर की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो वहाँ पर एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, एल्काइल एराइल ईथर्स आर क्लीव्ड एट द एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू द मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड। अगर हम एल्काइल एराइल ईथर्स की बात करें तो एल्काइल एराइल ईथर्स में क्या होता है, एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, और एराइल और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। द रिएक्शन यील्ड्स फिनोल एंड एल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन में फिनोल बनता है और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे, यहीं पर मैं बता देता हूँ। ये हमने क्या लिया, एल्काइल, ये एराइल, और ये ईथर्स और ऑक्सीजन लगा है, तो एल्काइल एराइल ईथर्स हमने लिया। इस एल्काइल एराइल ईथर्स की हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अब देखिए, इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ना कि ये वाला। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं होता, इसका रीज़न, क्योंकि आपको पता है जो बेंजीन रिंग है वो रेजोनेंस शो करती है। अब यहाँ पर रेजोनेंस के कारण क्या होता है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। यहाँ पर ये हमने कई बार पढ़ा है, जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जिसके कारण यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है।
तो इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण जो ये वाला यहाँ पर बॉन्ड है उसे तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्टेबल हो जाता है ये पार्शियल डबल बॉन्ड और इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ना आसान होता है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ना कि यहाँ से। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन हैलाइड के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ, और ये एल्काइल ग्रुप है, ये हैलाइड के साथ RH के रूप में बाहर निकल जाएगा। और हमारा ये जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, हमारा ये फिनोल मिल जाएगा। अब जो ये रिएक्शन है ये यहीं पर रुक जाती है, क्योंकि अगर फिनोल की रिएक्शन दोबारा से HX के साथ कराएंगे तो ये बॉन्ड तोड़ना आपको पता है पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आगे ये रिएक्शन HX के साथ नहीं करेगा, यहाँ पर बस एक ही स्टेप होगा। यहाँ पर तो एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, एल्काइल एराइल ईथर्स की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो फिनोल बनता है और एल्काइल हैलाइड का एक ही मॉलिक्यूल बनता है। क्योंकि आगे फिनोल की रिएक्शन HX के साथ कराना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं हो पाता। ईथर्स विद 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर आल्सो क्लूड इन द सेम मैनर। ईथर्स जिनके पास 2 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो भी इसी तरीके से टूटते हैं। क्या होगा, जैसे ROR', ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएंगे। तो एक बार तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये X के साथ जाएगा, एल्काइल हैलाइड बना लेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एल्काइल हैलाइड बना लेगा। फिर ये जो R' है ये इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एल्कोहल मिल जाएगा। देखिए रिएक्शन कैसे होगी, जैसे मैंने लिया CH3, OR' की जगह पर ले लिया C2H5, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं मान लीजिए HI के साथ। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, जो एल्काइल ग्रुप छोटा होता है, मतलब जिसमें कम कार्बन होते हैं, वो तो हेलोजन एटम के साथ जाता है, और जो एल्काइल ग्रुप जिसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं वो एल्कोहल बना लेता है। अब ये क्यों होता है ये मैकेनिज्म से समझेंगे। तो इसमें जो CH3 इसके पास कम कार्बन है तो ये तो I के साथ जाएगा, ये बना लेगा एल्काइल हैलाइड, और जो जिसके पास ज़्यादा कार्बन है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और यहाँ पर ये हमारा एल्कोहल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है अगर हमारे पास ईथर्स में 2 डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप्स हों। ये आपको याद रखना है, इसका मैकेनिज्म हम अभी देखेंगे। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एज फॉलोज। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन हैलाइड की ईथर्स के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर ये वाला HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो ईथर्स के साथ सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। इसका कारण ये है क्योंकि जो HI होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर HI सबसे ज़्यादा एसिडिक है तो ये हाइड्रोजन भी आसानी से डोनेट कर देगा, मतलब आसानी से हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक होंगे तो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज़ करेंगे। तो हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। तो इसके कारण इनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो भी ये होता है। HI ईथर्स के साथ सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द क्लीवेज ऑफ ईथर्स टेक प्लेस विद कंसनट्रेटेड HI और HBr एट हाई टेम्परेचर। और ईथर्स का जो क्लीवेज होता है वो कंसनट्रेटेड HI और HBr के साथ ज़्यादा आसानी से हो जाता है हाई टेम्परेचर पर। अब कैसे होगा ये हम इस मैकेनिज़्म से देखते हैं। ये मैकेनिज़्म आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसका स्टेप फर्स्ट है, द रिएक्शन ऑफ एन ईथर विद कंसनट्रेटेड HI स्टार्ट विद प्रोटोनेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ईथर की रिएक्शन जब हम कंसनट्रेटेड HI के साथ कराते हैं तो सबसे पहले ईथर मॉलिक्यूल का प्रोटोनेशन होता है। देख लीजिए किस तरीके से। ये हमने लिया यहाँ पर CH3O CH2CH3, ये हमने एक ईथर लिया, इसकी रिएक्शन हमने कराई हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो आपको इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन को अपने लोन पेयर्स, अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो डोनेट कर देता है, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपने लोन पेयर डोनेट किए।
जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया। जैसे ही लोन पेयर डोनेट करता है हाइड्रोजन को, तो ये आयोडाइड आपको पता है अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, आयोडीन अपने यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेगा दोनों के दोनों और यहाँ से बाहर निकल जाएगा क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो देखिए CH3O ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा CH2CH3 और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर अपने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिए। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए, तो आयोडाइड ने क्या किया, आई ने अपने जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों वो अपनी तरफ खींच लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अच्छी है, लिविंग ग्रुप भी है अच्छा, तो अब दोनों के दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और आई नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो पहले देखिए ईथर का यहाँ पर प्रोटोनेशन जुड़ गया हो गया, उससे प्रोटोन आकर जुड़ गया। द रिएक्शन टेक प्लेस विथ HBr और HI बिकॉज दीज रिएजेंट आर सफिशिएंटली एसिडिक। जो ये रिएक्शन होती है ये HBr और HI के साथ अच्छी तरीके से होती है क्योंकि जो HBr और HI हैं वो काफ़ी अच्छे एसिडिक नेचर के हैं। तो पहला स्टेप हमने पढ़ा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो आई नेगेटिव है वो प्रोटोनेटेड ईथर पर अटैक करेगा। अब इसमें होता क्या है, बात आती है ये आई नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा या इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि आप देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अच्छी है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। अब ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ये इसको अनस्टेबल कर देता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने आसपास से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देता है। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देगा तो बात क्या होगी, फिर से वही ईथर बन जाएगा, हम पहले स्टेप में वापस पहुँच जाएंगे। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से तो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ऑक्सीजन या तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये ऑक्सीजन जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब बात आती है आयोडीन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा आई नेगेटिव या इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो आई नेगेटिव है वो उस कार्बन के साथ जुड़ेगा या कहें उस एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा जिसमें कार्बन लेस हो। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो ज़्यादा होगा, ये आई नेगेटिव इस पर आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो आई नेगेटिव किस एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा, जहाँ पर कार्बन कम हो। तो इस एल्काइल ग्रुप में कार्बन 1 है, इसमें 2 है, तो आई नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करता है और इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे एक इंटरमीडिएट हमारा बन जाता है। आई ने क्या किया, इस कार्बन पर अटैक किया और इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगा। अब जैसे ही आई CH3 के साथ बॉन्ड बनाने लगा तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन अपने दोनों के दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और ये अल्कोहल के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हमारा ये बाहर निकल गया CH3I एल्काइल आयोडाइड के रूप में और ये हमारा अल्कोहल के रूप में इधर से बाहर निकल गया। तो 2 स्टेप हो गए। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमने हाइड्रोजन आयोडाइड लिया था वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में लिया था, तो ये अल्कोहल अब क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या करेगा, फिर से रिएक्शन करेगा, क्योंकि हम ये एक्सेस में ले रहे हैं। तो अल्कोहल क्या करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ फिर से रिएक्ट करेगा, फिर से वही होगा, ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा, जिससे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और आई अपने इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेकर आई नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये CH3 CH2O और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ गया इस ऑक्सीजन के साथ और ये आई नेगेटिव के रूप में यहाँ से बाहर निकल गया। अब होता क्या है, अब ये आई नेगेटिव क्या करेगा, जो ये वाला कार्बन है जिसके साथ ये OH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही आई ने इस कार्बन पर अटैक किया, ऑक्सीजन यहाँ पर अनस्टेबल है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से दोनों के दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। H2O के रूप में क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि H2O अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो H2O यहाँ से बाहर निकल गया और हमारा ये एक और एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है और आसान मैकेनिज्म है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन हो रही है ये SN2 रिएक्शन हो रही है। SN2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों जो सबस्ट्रेट हैं आई भी और ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये दोनों ही एक साथ यूज़ हो रहे हैं। तो दोनों के दोनों सबस्ट्रेट साइमल्टेनियसली यूज़ हो रहे हैं, तो ये SN2 रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है।
और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी ईथर प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा तो वहां पर SN2 रिएक्शन ही होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी ईथर का मतलब क्या है कि जो ये ऑक्सीजन है ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है इसके आधार पर हम प्राइमरी और सेकेंडरी का पता लगाते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये ईथर कैसा हुआ? प्राइमरी ईथर। अगर इस तरीके का हो CH3O CH3 तो ये ऑक्सीजन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हुआ 0 डिग्री। तो 0 डिग्री ईथर हो चाहे 1 डिग्री यानी प्राइमरी ईथर हो चाहे सेकेंडरी ईथर हो, वहां पर SN2 रिएक्शन होगी। अगर टर्शरी ईथर दे दिया जाए यानी ये वाला कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ये एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां पर होता है SN1 रिएक्शन। ये आपको याद रखना है। तो ये मैकेनिज्म आपको मैंने बताया, इसका एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले ईथर है, ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करा रहे हैं एक्सेस में, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिससे हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है। जैसे इसके साथ जुड़ेगा आयोडाइड यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो लेगा अपनी तरफ, खींचेगा और I नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं। अब I नेगेटिव क्या करेगा? इस प्रोटोनेटेड ईथर पर अटैक करेगा। कौन से कार्बन पर अटैक करेगा? ये उस कार्बन पर, उस एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा जिसमें कार्बन कम हो। तो I नेगेटिव इस एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा क्योंकि इसमें कार्बन कम है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अनस्टेबल कर रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ से दोनों के दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये CH3I और ये CH3CH2OH इधर से ये अल्कोहल के रूप में और ये एल्काइल आयोडाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो पहले ये यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है, I कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये ग्रुप एक तरफ, ये ग्रुप एक तरफ, बाहर निकल गया। अब जो ये हमारा अल्कोहल बना, आपको पता है HI हमने एक्सेस में लिया था, तो अल्कोहल एक और HI के साथ रिएक्ट करता है, फिर से वही होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा ये अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, I नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अनस्टेबल ऑक्सीजन है, तो I नेगेटिव फिर क्या करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा जैसा कि यहाँ पर कर रहा है, और ऑक्सीजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, एल्काइल आयोडाइड हमें एक और मिल जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म था, ये आपको याद रखना है। बस सिंपल आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। अगर इस तरीके का दे दिया गया ROR-, दो एल्काइल ग्रुप हमें डिफरेंट दे दिए गए, तो उसमें एक एल्काइल ग्रुप तो क्या करता है? RH एल्काइल आयोडाइड के रूप में निकल जाता है, दूसरा R-OH एल्कोहल के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर ये R-OH क्या करेगा? HI के साथ फिर निकलेगा, फिर ये R-X बाहर बना देगा, यानी ये एक और HX के साथ रिएक्ट करेगा और एक R-X, यानी हमें एल्काइल हैलाइड एक और मिल जाएगा। और ये रिएक्शन हो रही है SN2 मैकेनिज्म से। ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर ईथर 0 डिग्री, 1 डिग्री प्राइमरी या 2 डिग्री है, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म होता है। अगर वो टर्शरी है तब SN1 मैकेनिज्म होगा। कैसे? वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दिया गया है। देखिए, however when one of the alkyl group is a tertiary group, the halide formed is a tertiary halide। जब एक एल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वो टर्शरी हो, तो जो हैलाइड बनता है वो टर्शरी हैलाइड बनता है। यहाँ पर अब देखिए क्या होगा। ये हमने लिया, इसमें देखिए ऑक्सीजन के साथ जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है ये टर्शरी है, ये एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और इधर ये 0 डिग्री है, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो इसमें होता क्या है? इसमें जो आयोडीन है वो इस वाले टर्शरी कार्बन से जाकर जुड़ेगा। वैसे तो हमने अभी पढ़ा जो आयोडाइड है वो किसके साथ जुड़ना चाहिए था? जिस एल्काइल में कार्बन कम हो इसके साथ जुड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है वो टर्शरी है, वो 0 डिग्री प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं है, वो टर्शरी है। टर्शरी के केस में ये अलग हो जाता है, उल्टा हो जाता है। टर्शरी के केस में जो आयोडाइड है वो उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जो टर्शरी है, इस कार्बन के साथ आयोडाइड जुड़ेगा, ये CH3 ये आयोडाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा।
ये हमारा एल्काइल हैलाइड बन गया। बाकी बचा ये CH3, ये और इसके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3O के साथ ये हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा और ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये टर्शरी वाली जो ये रिएक्शन होती है ये SN1 रिएक्शन होती है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। इट इज़ बिकॉज इन स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप HOCH3 क्रिएट्स ए मोर स्टेबल कार्बोकेटायन एंड द रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। इसमें ये एल्काइल हैलाइड क्यों बन रहा है, क्योंकि इस रिएक्शन का जो स्टेप 2 होता है उसमें जब ये CH3OH ग्रुप बाहर निकल जाता है तो उससे यहाँ पर एक कार्बोकेटायन बन जाता है। और इस कार्बन पर जब कार्बोकेटायन बनेगा तो आपको पता है ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके कारण जो आयोडाइड है वो इसके साथ जाकर जुड़ता है और ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के कारण होती है। अब यहाँ पर इसका ये मैकेनिज्म दिया गया है, देखिए वही है, ये हमने लिया ईथर जिसमें ये 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें होता क्या है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं मान लीजिए, तो जैसे इसकी रिएक्शन हमने कराई मान लीजिए HI के साथ, तो होगा क्या, सबसे पहले ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, और ये I है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, I नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ गया। जो जैसे ही यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ता है तो यहाँ पर जब हमने ऊपर मैकेनिज्म पढ़ा था उसमें सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था कि जो I नेगेटिव है अब वो जाकर किसी एक कार्बन पर अटैक कर रहा था, जनरली उस कार्बन पर अटैक कर रहा था जहाँ पर जो उस एल्काइल ग्रुप पर अटैक कर रहा था जिसमें कार्बन कम हो। लेकिन इसके टर्शरी के केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर I नेगेटिव का रोल अभी नहीं होगा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये एल्कोहल है CH3OH, अगर ये यहाँ से बाहर निकल जाए तो यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये कार्बोकेटायन टर्शरी बनेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो टर्शरी कार्बोकेटायन बनाने के लिए क्या होता है, जो ये ऑक्सीजन है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेता है और CH3OH के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाता है और हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाता है। यहाँ पर I नेगेटिव का रोल अभी नहीं आया। तो आप देख सकते हैं इस केस में कार्बोकेटायन बनाने के लिए सिर्फ एक बार में एक ही सबस्ट्रेट यूज़ किया जा रहा है, I नेगेटिव यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा रहा, तो यहाँ पर ये SN1 मैकेनिज्म होगा। अब जो ये कार्बोकेटायन बना ये I नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा, I नेगेटिव इस कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा और एल्काइल हैलाइड बना लेगा। तो एक बार में एक ही सबस्ट्रेट यूज किया जा रहा है तो ये SN1 रिएक्शन होती है। उसमें जो I नेगेटिव था और जो ये सबस्ट्रेट बनता था प्रोटोनेटेड ईथर, वो दोनों एक साथ यूज किए जा रहे थे तो वो SN2 रिएक्शन थी। ये SN1 रिएक्शन होती है अगर हमारे पास यहाँ पर ये टर्शरी कार्बन हो। तो ये रिएक्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैं R लगा लेता हूँ, यहाँ पर भी ये मैं R CH3 की जगह पर R लगा रहा हूँ और यहाँ पर ये O ये CH3, इसकी रिएक्शन मैंने कराई हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो होगा क्या, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा जिससे आयोडीन ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, आयोडीन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेगा, I नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हमारा बनेगा क्या, देखिए RCR, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ गया और यहाँ पर ये CH3 पहले से ही था और यहाँ से I नेगेटिव बाहर निकल गया। अब होगा क्या, अब जो I नेगेटिव था वो पहले वाले मैकेनिज्म में था, अगर यहाँ पर प्राइमरी या सेकेंडरी होता तो ये I नेगेटिव किसी एक कार्बन पर अटैक करता, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में होता क्या है, यहाँ पर जो ये कार्बन है ये टर्शरी है, तो जो ये CH3OH है ये अल्कोहल के रूप में बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ से खींचता है जिससे ये CH3OH के रूप में यहाँ से CH3OH के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर हमारा ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये कार्बोकेटायन टर्शरी होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसके कारण ये अल्कोहल बाहर निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं इस स्टेप में I नेगेटिव का इस्तेमाल तो हो ही नहीं रहा, सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है एक बार में। तो ये क्या होती है, ये SN1 रिएक्शन होती है, ये आपको याद रखनी है। तो हमारा ये यहाँ पर RC पॉजिटिव R ये हमारा कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, ये इसके साथ जाकर जुड़ता है और हमारा टर्शरी एल्काइल हैलाइड
बन जाता है, एल्काइल आयोडाइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है, आपको याद रखनी है। तो इम्पोर्टेंट है, अगर ऑक्सीजन के साथ ईथर में एक भी टर्शरी कार्बन है तो वो कैसे रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी, और उसमें जो आयोडाइड है वो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा जो टर्शरी है। ये आपको याद रखना है प्रोडक्ट बनाते समय। In case of anisole, methyl phenyl oxonium ion C6H5OH CH3 is formed by protonation of ether। एनिसोल के केस में क्या होता है, मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन बनता है, इसमें ईथर का प्रोटोनेशन होता है। द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन टू CH3 इज वीकर देन द बॉन्ड बिटवीन O6H5 बिकॉज द कार्बन ऑफ फिनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और इसमें जो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये वीक होता है इसके मुकाबले, क्योंकि इसमें फिनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसमें यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसके कारण इसे तोड़ना आसान नहीं होता, इसको तोड़ना आसान होता है। तो ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ से हमारा फिनोल बन जाता है और एल्काइल आयोडाइड बन जाता है। ये रिएक्शन कैसे होगी मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने एनिसोल लिया, एनिसोल यानी बेंजीन के ऊपर OCH3 अगर लगा हुआ है, OCH3, तो ये कहलाता है हमारा एनिसोल। एनिसोल की रिएक्शन अगर हम कराएं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो क्या होगा, सबसे पहले वही है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, जिससे आयोडाइड है I नेगेटिव के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेकर। तो देखिए क्या बना, ईथर का प्रोटोनेशन हुआ, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन आकर जुड़ गया और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर ये CH3 है। अब होगा क्या, ये बना और I नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल गया। अब अगर इसको मैं दोबारा से बनाऊँ, यहाँ पर ये हमारा ईथर का जो प्रोटोनेशन हुआ पॉजिटिव, यहाँ पर ये हाइड्रोजन में इस तरीके से इधर लगा लेता हूँ और ये CH3 यहाँ पर। अब क्या होगा, जो I नेगेटिव है वो कौन से कार्बन पर जुड़ेगा, ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है यहाँ पर बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, किसके कारण, रेजोनेंस के कारण, जिसके कारण जो ये वाला बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता। जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये वाला बॉन्ड है इसे तोड़ना आसान होता है। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और जो I नेगेटिव है वो इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, तो यहाँ से CH3I के रूप में, एल्काइल आयोडाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ से हमारा ये फिनोल के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये देखिए मैंने फिर से बनाया, ये एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता, तो ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड वीक होता है। तो I नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, CH3I के रूप में बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से फिनोल बन जाएगा। तो एनिसोल की रिएक्शन हम करा रहे हैं तो फिनोल बन रहा है। Therefore the attack by I negative ion breaks OCH3 bond to form CH3I। तो यहाँ पर जब I नेगेटिव आयन बॉन्ड अटैक करता है तो हमारा ये ऑक्सीजन और CH3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, CH3I हमारा बन जाता है मिथाइल आयोडाइड। Phenol do not react further to give halide because the sp2 hybridized carbon of phenol cannot undergo nucleophilic substitution reaction needed for conversion to the halide। उसके बाद जो फिनोल बचा वो आगे एल्काइल हैलाइड के साथ या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि फिनोल आपको पता है यहाँ पर ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता, तो ये आगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता और आगे रिएक्शन नहीं होती। अब ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसी रिएक्शन का है ये रिएक्शन, आपसे इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो देखिए, गिव द मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विद ईथर विद HI। जब हमें ये ईथर्स दिए गए हैं, इनको हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करते हैं, तो इन ईथर से जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले ये वाला ईथर हमें दिया गया है, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है ये एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बन है। इधर भी ऑक्सीजन के साथ जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है ये सिर्फ एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी प्राइमरी कार्बन है। तो इससे हमें क्या पता चला, इसकी रिएक्शन जब हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराई तो यहाँ से क्या होगा, जो आयोडाइड है वो किसके साथ जाकर, किस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा,
या किस एल्काइल ग्रुप के साथ जाकर जुड़ेगा, जिसमें कार्बन कम हो। तो इधर कार्बन कितने ज़्यादा हैं, इधर कार्बन 2 ही हैं, तो आयोडाइड इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एल्कोहल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, ये CH3 CH2 CH CH3, ये CH2OH, इधर से ये हमारा एल्कोहल बना और इधर से ये एल्काइल आयोडाइड बना। तो ये मेजर प्रोडक्ट आसान है। अब ये वाला देखिए सेकंड पार्ट, इसमें देखिए इस ऑक्सीजन से जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है ये प्राइमरी है, लेकिन इस ऑक्सीजन से जो ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये हमारा टर्शरी कार्बन है। तो इसमें प्रोडक्ट उल्टा हो जाएगा जैसा मैंने आपको बताया है अभी इस रिएक्शन में। अगर ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप टर्शरी हो और इसकी रिएक्शन हम एल्काइल आयोडाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराएं, तो आयोडीन अब किसके साथ जुड़ेगा, टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ेगा। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। तो इधर से हमारा ये कार्बन के साथ एल्काइल आयोडाइड जुड़ा, तो इधर से ये हमारा एल्काइल आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर इधर से एल्कोहल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इधर से ये एल्कोहल बना, यहाँ पर टर्शरी कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए आयोडाइड इस टर्शरी कार्बन के साथ जाकर जुड़ता है और एल्काइल आयोडाइड हमारा इधर से बनता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन के साथ अगर कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी या 0 डिग्री है तो जो हेलोजन है वो किसके साथ जुड़ता है, उस एल्काइल ग्रुप के साथ जिसमें कार्बन कम हो। अगर वो टर्शरी आ गया फिर तो टर्शरी कार्बन के साथ ही जुड़ेगा, चाहे कार्बन कम हो चाहे ज़्यादा हो। इधर कितनी भी लंबी चेन हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, आयोडाइड तो टर्शरी कार्बन के साथ जाकर ही जुड़ेगा। तो ये इससे आपको मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये हमें दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो इसमें आप देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक करना आसान होता है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो देखिए जो आयोडाइड है वो इसके साथ जाकर जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो इधर से हमारा ये फिनोल बनेगा, ये हमारा इधर से फिनोल बना, और इधर से हमारा ये एल्काइल आयोडाइड, ये एराइल एल्काइल आयोडाइड बनेगा। ये आप देखिए यहाँ पर फिनाइल लगा हुआ है, ये CH2 और I इस कार्बन के साथ जुड़कर ये हमारा बन गया। बस आपको ध्यान रखना है बॉन्ड कहाँ से टूटना है। ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो ये नहीं टूटेगा, ये टूटेगा। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ देना है, इसके कार्बन के साथ आयोडाइड जोड़ देना है।